क्या यह संभव है कि एक छोटे से ग्रह की ऊर्जा आपकी आत्मा की गहराइयों तक असर कर सकती है? आप सोचिए, ना वह सूर्य है, ना चंद्रमा है, फिर भी वह आपकी मानसिकता, रिश्तों और जीवन के पैटर्न को तय कर सकती है। जी हाँ, इस प्रकार के ग्रह जो बहुत छोटे हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व जन्म की, कर्मों की। तो कर्मों की इस श्रृंखला में हमने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से कुछ तत्वों को उठाया है। जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था चिरॉन के बारे में। चिरॉन की तरह ही कुछ और एस्ट्रॉइड्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रयोग किए जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी कि पाश्चात्य ज्योतिष। आजकल आधुनिक ज्योतिष के नाम पर भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। आधुनिक ज्योतिष में उन सभी एस्ट्रॉइड्स को भी प्रयोग किया जाता है जो वेस्टर्न ज्योतिष में किए जाते हैं। हाँ, हमारे वैदिक ज्योतिष में इन एस्ट्रॉइड्स को नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर बात आती है प्रेडिक्शन की, बात आती है एक्यूरेसी की, तो अगर हम इन एस्ट्रॉइड्स को भी प्रयोग करें तो हमने देखा है कि जो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी होती है वह बढ़ जाती है। जब एक्यूरेसी बढ़ रही है तो इन्हें प्रयोग करने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। लोग कहते हैं कि वैदिक कर रहे हैं तो सिर्फ वैदिक करें, केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी करें। हमारा मानना यह है कि अगर ज्योतिष कर रहे हैं तो ज्योतिष में जो भी विधा आपको सही एक्यूरेसी देती हो उसका समावेश अपनी विधा के साथ अवश्य करें। तो यहां हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रॉइड्स की बात कर रहे हैं। आप इन्हें ग्रह नहीं कह सकते, आप इन्हें धूमकेतु नहीं कह सकते, हाँ ग्रहिकाएं कहा जा सकता है। तो यह ग्रहिकाएं हैं। मुख्य रूप से जो एस्ट्रॉइड्स बेल्ट है वह मंगल से लेकर बृहस्पति के मध्य में है। इन सभी एस्ट्रॉइड्स का प्रयोग विशेष रूप से आत्मा की गहराइयों, आंतरिक घावों, स्त्री ऊर्जा, विवाह, कर्म और रिश्तों को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि यदि हम इन क्षेत्रों पर कार्य कर रहे हैं तो हम एस्ट्रॉइड के माध्यम से प्रेडिक्शन में और अधिक एक्यूरेसी लेकर आ सकते हैं। अब हम यहाँ सभी एस्ट्रॉइड्स को संक्षिप्त में समझेंगे। इससे पहले कि मैं विषय को प्रारंभ करूं, हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज का विषय प्रारंभ करते हैं एस्ट्रॉइड्स। अभी सभी एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चिरॉन की। जैसे कि चिरॉन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आप चिरॉन का वीडियो यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। चिरॉन आधा ग्रह आधा धूमकेतु, यह एक सेंटोर क्लास ऑब्जेक्ट है। चिरॉन की बात करें तो यह उस स्थान को दर्शाता है जहां आपकी आत्मा को कोई घाव मिला हो, कोई पुराना घाव आपकी आत्मा को प्राप्त हुआ हो। यह घाव भावनात्मक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसी घाव के माध्यम से आप दूसरों के घावों को समझने और उन्हें ठीक करने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। यह व्यक्ति को हीलर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। कुंडली में स्थिति दर्शाती है कि जीवन में किस घाव के माध्यम से आप हीलर बनते हैं, आप दूसरों के घावों को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि चिरॉन सप्तम भाव में है तो रिश्तों में गहरा घाव, लेकिन आप दूसरों को रिश्तों की हीलिंग दे सकते हैं, रिश्तों के बारे में समझा सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ कहावत भी है कि जाके पैर न फटे बेवाई, भूखा जाने पीर पर आई। यानी कि आपके स्वयं के दर्द आपको एक अच्छा हीलर बना देते हैं। अगले एस्ट्रॉइड की बात करते हैं सेरस। अगर हम इसे एक वाक्य में कहना चाहें तो पोषण और मां की ऊर्जा, इसके लिए एक वाक्य प्रयोग किया जा सकता है। सेरस मातृत्व और पोषण से जुड़ा हुआ एस्ट्रॉइड है। यह दर्शाता है कि आप दूसरों की कितनी देखभाल करते हैं और आपको कितनी इमोशनल केयर और नर्चरिंग की आवश्यकता है। यह भोजन, शरीर, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित है। मां की ऊर्जा, ग्रहणशीलता, भावनात्मक देखभाल, यह सब इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में सेरस कर्क राशि में है तो आप दूसरों की परवाह बिना कहे करते हैं। वहीं वृश्चिक राशि में है तो पोषण भावनात्मक नियंत्रण के लिए आता है। और यदि वृषभ राशि में है तो फिजिकल कंफर्ट और भोजन के माध्यम से नर्चरिंग देना इसके अंतर्गत आता है। अगले एस्ट्रॉइड की बात करते हैं जुनो।
मैरिज एंड सोलमेट एस्ट्रॉइड है। अगर एक वाक्य में इसे कहा जाए तो आत्मा का विवाह बंधन जूनो है। जूनो दर्शाता है कि आपका आइडियल सोलमेट कैसा होगा। जूनो विवाह, प्रतिबद्धता और आत्मिक जीवन साथी को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार के जीवन साथी की कामना करते हैं और आपके विवाह या पार्टनरशिप से जुड़ी हुई गहराई क्या है। आप कमिटमेंट में क्या चाहते हैं और क्या स्वीकार नहीं कर सकते, इसका संकेतक यह ग्रह या आप कह सकते हैं ग्रहिका है। यदि जूनो को दबाया जाए तो व्यक्ति रिश्तों में अपूर्णता का एहसास करता है। एक रोमन मिथ है कि जूनो को जुपिटर की पत्नी कहा गया। उदाहरण के तौर पर जूनो यदि वृश्चिक राशि में है तो इंटेंस, लॉयल और गहरे भावनात्मक कनेक्शन वाला जीवन साथी चाहिए। जूनो यदि सिंह राशि में है तो व्यक्ति ऐसा पार्टनर चाहता है जो लॉयल हो, अटेंशन दे और शो ऑफ भी करे। अगला एस्ट्रॉइड है पालस, पालस अथीना। इससे हम विजडम समझ सकते हैं, स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं और फेमिनाइन इंटेलिजेंस जो स्त्री ऊर्जा है, स्त्री बुद्धि है, उसकी यहाँ बात होती है। नेचर की बात करें तो बुद्धि, रणनीति, रचनात्मकता और रक्षा इसके अंतर्गत आती हैं। यानी कि यदि एक वाक्य में इसे डिस्क्राइब करना हो तो बुद्धिमत्ता और रणनीति कहकर इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। यह आपकी इंट्यूटिव विजडम को दर्शाता है। आप स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, रचनात्मक समाधान कैसे लाते हैं, ये इसके संकेतक हैं। क्योंकि यहाँ पर इन एस्ट्रॉइड्स को स्त्री संज्ञक रखा गया है तो पालस अथीना बुद्धि, रचनात्मक समाधान और युद्ध की रणनीति से जुड़ी होती है। यह हिंसक नहीं होती। यह दर्शाता है कि व्यक्ति बिना टकराव के बुद्धिमानी से संघर्षों को हल करना जानता है। यह मानसिक कौशल, कला और डिजाइन में गहरी रुचि भी दे सकती है। अगर इसकी मैथोलॉजी में समझा जाए तो यह युद्ध की देवी है, परंतु न्यायप्रिय है और बिना हिंसा के युद्ध करती है। उदाहरण के तौर पर समझा जाए कि पलस अगर मिथुन राशि में है तो वर्बल स्ट्रेटजी और शब्दों से बुद्धिमानी दिखाना, यानी शब्दों का जादूगर भी आप कह सकते हैं। फिर अगले एस्ट्रॉइड की बात करते हैं वेस्टा। यह सभी स्त्री संज्ञक है, तो जहां जहां स्त्री संज्ञक बात होती है उसको सामान्यतः उसे शब्दों का या उसे क्लैरिकल मिस्टेक ना माने। अगर वेस्टा की बात करें तो स्पिरिचुअल डिवोशन और इनर फायर, यानी कि जो आत्मिक आग होती है, हम उसकी बात यहाँ वेस्टा से करते हैं। नेचर की बात करें तो ब्रह्मचर्य, ध्यान, साधना और आंतरिक ऊर्जा की यहाँ बात कर सकते हैं। अगर एक वाक्य में इसे डिस्क्राइब करना हो तो समर्पण और आंतरिक पुकार वाक्य इसे दिया जा सकता है। वेस्टा दर्शाती है कि आपकी आत्मा कहाँ समर्पण करती है, चाहे वो साधना हो, एक लक्ष्य हो, एक विचार हो। वेस्टा डिवोशन लाती है, यानी कि वेस्टा आंतरिक ऊर्जा, तपस्या और समर्पण से जुड़ी होती है। यह दिखाती है कि आप किस चीज को अपनी आत्मा से पूर्ण समर्पण देते हैं। वेस्टा का प्रभाव किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य, ध्यान, सेवा या किसी विशेष कार्य में पूर्ण समर्पण का भाव दे सकता है, यानी कि आप किस चीज को पूरी निष्ठा से समर्पित हैं। अगर मैथोलॉजी को समझा जाए तो वेस्टा को गॉडेस ऑफ हर्थ कहा गया है, यानी कि घर की जो पवित्र अग्नि है, चूल्हे की अग्नि है, उससे इसकी तुलना की गई है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, वेस्टा अगर मीन में है तो ध्यान, सेवा और आध्यात्मिक पथ में आस्था दिखाई देती है, और यदि कन्या में हो तो रूटीन और परफेक्शन के माध्यम से समर्पण देखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं लिलिथ की। लिलिथ यानी कि ब्लैक मून। लिलिथ को ब्लैक मून भी कहा जाता है। इससे हम प्राइमल फेमिनिन पावर की बात करते हैं, रिविलियन की बात करते हैं। अगर नेचर की बात करें तो सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी की बात यहाँ की जा सकती है, वाइल्ड फेमिनिन की बात यहाँ की जा सकती है और टैबू टॉपिक्स की बात इस ग्रहिका से की जा सकती है। यदि एक वाक्य में से डिस्क्राइब करना हो तो सप्रेस्ड डिजायर एंड शैडो सेल्फ कहा जा सकता है। लिलिथ एक रहस्यमयी शक्ति है, आदिम स्त्री शक्ति का प्रतीक। ये दर्शाती है कि आपने क्या दबाया, किन इच्छाओं को त्यागा और कहाँ आपकी शक्ति छुपी है। अगर हम इसका अर्थ लगाएं तो लिलिथ स्वतंत्रता की भूखी स्त्री शक्ति का प्रतीक है जिसे समाज ने दबाया है। यह आपके भीतर के विद्रोही स्वभाव, सप्रेस्ड डिजायर्स और वाइल्ड सेल्फ को दर्शाती है। यह सेक्सुअल लिबरेशन, इमोशनल इंटेंसिटी और स्वतंत्र पहचान की मांग से जुड़ी होती है, यानी वह हिस्सा जो समाज में दबाया गया परंतु स्वतंत्रता चाहता है। इसकी मैथोलॉजी की बात करें तो यह आदम की पहली पत्नी है जिसने आज्ञा नहीं मानी और निर्वासित हुई।
उदाहरण समझते हैं। लिलित यदि तुला में है तो रिश्तों में दबे हुए गुस्से की बात होती है। लिलित यदि वृश्चिक में है तो सेक्स, गहराई और नियंत्रण से जुड़े सप्रेस्ड क्रेविंग की बात होती है। और लिलित यदि सिंह राशि में है तो स्वतंत्र पहचान और सेक्सुअल एक्सप्रेशन की मांग होती है। तो यह था एस्ट्रॉइड्स का वर्णन। अभी एस्ट्रॉइड्स खत्म नहीं हुए हैं। यह वह 6 मुख्य एस्ट्रॉइड थे जिनकी चर्चा आमतौर पर की जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स बाकी हैं जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, एक प्रश्न आता है कि हम एस्ट्रॉइड्स को देखें कैसे, कहां ढूंढें? तो आप किसी भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पर अपने जन्म की डिटेल डालें और एडवांस सेटिंग में जाकर आप इन एस्ट्रॉइड्स को हाईलाइट कर लें। फिर आपका जो चार्ट बन के तैयार होगा, जो नटल चार्ट बन के तैयार होगा, उसमें आपको देखना होगा कि आपके यह एस्ट्रॉइड्स किन किन राशियों में हैं। जब आपको अपना वेस्टर्न चार्ट समझ में आ जाए तो उसमें से लगभग, क्योंकि यहाँ लगभग इसलिए कहेंगे क्योंकि समय समय पर हर वर्ष के हिसाब से कुछ डिग्री का परिवर्तन होता है। इसके क्या कारण होते हैं, क्यों डिफरेंस आता है, इस बारे में हम कभी किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रॉइड्स के बारे में समझिए। तो लगभग 23 डिग्री 40 मिनट आप कुल में से माइनस करके आप उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़कर देख सकते हैं। यानी यदि आपका लग्न 20 डिग्री पर वृश्चिक राशि में है तो जब आप इसे 23 डिग्री 40 मिनट कम करेंगे तो आप तुला राशि में पहुंच जाएंगे, तो आपका लग्न तुला राशि में होगा। तो आप यह देखेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका लग्न तुला राशि का ही बन रहा है। यहां तक का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हमने जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की है वह वाकई अच्छी लगी, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम उन एस्ट्रॉइड्स की चर्चा करेंगे जो छूट गए हैं और उनके महत्व क्या हैं और उन्हें भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जोड़कर किस प्रकार से देख सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।